साइनसॉइड मींस सिग्नल फॉर्म है, तो उसकी अगर मेरे को इक्वेशन दिखा रखी है तो ये हो गई 30 sin 4 पाई t माइनस 75। सब लोग ध्यान रखना, जिसको आता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आता है कोई बात नहीं। सर नहीं दिख रहा इतना ऊपर का। नहीं दिख रहा, अब दिख रहा है? यस सर। ओके, सो जिसको नहीं पता कोई बात नहीं, जिसको पता है बहुत अच्छी बात है। ये मेरी कोई एक साइनसॉइड इक्वेशन है, तो इसकी ऑफिशियल इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ये Vm या Im जो भी होता है कोई दिक्कत नहीं है। ऑफिशियल इक्वेशन होती है ओमेगा टी प्लस फाई, या तो ये Im भी हो सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। मैं एक क्वेश्चन करके बता रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक है, तुम पढ़ के आ चुके हो। सो अगर इस इक्वेशन की बात करता हूं, अगर मैं एम्पलीट्यूड की बात करता हूं, तो एम्पलीट्यूड कितना हो गया मेरे पास, जो ये वैल्यू होती है, इट कैन बी 30, इट कैन बी -30, इट कैन बी एनीथिंग। क्लियर? सबसे पहली चीज तो ये होता है एम्पलीट्यूड। अब सेकंड चीज होती है फेज, मतलब एंगल। आपको मैंने कल समझाया था फेज एंगल मतलब दो वेव है, दो में से एक तो पीछे या आगे कुछ ना कुछ तो होती है, तो ये माइनस हो रहा है, तो माइनस का मतलब क्या हो रही है, ये आपकी लैग कर रही है, ये माइनस है मतलब लैग कर रही है। तो फाई एंगल कितना हो गया आपके पास, फाई एंगल हो गया आपके पास माइनस का 75। दिस इज योर फेज एंगल, दिस इज योर फेज एंगल। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं ओमेगा, ओमेगा मतलब क्या होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी जस्ट ये देख लो 4 पाई, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज 4 पाई। एंड अगर मैं बात करता हूं 4 पाई को सॉल्व करूंगा तो 4 इंटू 3.14 पूरा का पूरा वैल्यू लिख लेना, जो भी आ जाएगी तुम्हारा आंसर हो जाएगा। टाइम पीरियड निकलना है, तो टाइम पीरियड के लिए मेरे को फॉर्मूला पता था, आपको बताया था मैंने, 2 पाई बाई ओमेगा। 2 पाई बाई का मतलब 2 इंटू 3.14 अपॉन ओमेगा। ओमेगा का मतलब कितना हो गया आपके पास, 12.56। इससे 12.56 आ रहा है। और अगर मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फ्रीक्वेंसी होती है 1/t। तो ये जो कुछ बेसिक फीचर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए साइनसॉइड इक्वेशन के। क्लियर? बिल्कुल बच्चों वाली चीजें हैं ये, कोई बड़ी चीज नहीं है तुमको। जो जिसको नहीं आता उसके लिए समझाया मैंने, ये जिसको नहीं आता उसके लिए मैंने चीजें समझाई है। ओके, रब कर रहा हूँ, इसको लिखने की भी कोई स्पेशल जरूरत तो है नहीं तुमको। कल मैंने एक चीज समझाई थी, उसी चीज को मैं वापस समझा रहा हूँ। कल मैंने बहुत ही अच्छी चीज समझाई थी आपको कि ये हो गई मेरे पास ग्राफ, ये होता है मेरे पास साइन, और ये होता है मेरे पास कॉस थीटा साइन थीटा, ये ओमेगा टी, ओमेगा टी, ओमेगा टी, ये माइनस का साइन ओमेगा टी, ये माइनस का कॉस ओमेगा टी। क्लास फोकस करिएगा, इस चीज को रिकॉर्ड कर लेना, या जो भी करना चाहते हो तुम कर सकते हो, खुद तुम्हारी इच्छा है। ये चीजें बार बार मैं नहीं समझाऊंगा, आज हो रही है, इसके बाद मुझे कंटिन्यू आगे चलना है। मैंने आपको एक क्वेश्चन लिख दी, लाइक 3 साइन ओमेगा टी माइनस 20 डिग्री, इसको मुझे कॉस में चेंज करना है, इस इक्वेशन को मुझे कॉस में चेंज करना है। तो मैंने इसमें 3 चीजें बताई थी कि देखो, अगर एंटी क्लॉक जाते हैं तो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, अगर क्लॉक जाते हैं तो क्या होता है, हमेशा नेगेटिव, और अगर मुझे लीड करना है तो लीड के अंदर क्या होता है मेरे पास हमेशा, अगर एंटी क्लॉक जाते हैं तो पॉजिटिव, क्लॉक जाते हैं तो नेगेटिव। लीडिंग करनी है, लीड करना है तो मतलब हमेशा किस में करेंगे, लीड का मतलब होता है हमेशा एंटी क्लॉक कंडीशन में करता है, और एंटी क्लॉक कैसा होता है आपका, पॉजिटिव वाला होता है। ये 3 चीजें आप याद रखना। उसको कोस, मेरे साइन को करना है कोस में, तो सबसे पहले चेक करो यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, नेगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला इधर, मतलब 3 ये हो गया। ओके, साइन है, साइन के साथ पे क्या हो रहा है, ओमेगा टी माइनस 20, ओमेगा टी माइनस 20, ओमेगा टी माइनस 20, माइनस 20 का मतलब क्या हो गया मेरे पास, किस तरफ जाऊंगा माइनस 20 के लिए मैं, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एग्जैक्टली। तो क्लॉकवाइज गया तो मेरे पास ये हो गया, ये हो गया मेरे पास, इस तरफ गया था मैं ये क्लॉकवाइज, तो ये हो गया मेरे पास 20 का, माइनस का 20 मैंने ले लिया। अब मुझे कोस में चेंज करना है, तो किसको रेफरेंस मान रहा हूँ, कोस को। तो कोस में चल रहा हूं तो हमेशा कोस में चेक करूंगा, तो मैं ये एंगल चेक करूंगा, कितना हो रहा है मेरे पास, ये कितना हो रहा है, 90, 180 प्लस 20 इधर रह गया, तो मेरे पास है 70, तो मतलब कितना हो गया 8, 16, 250 डिग्री का। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास,
ओमेगा टी प्लस 250 क्या ये मैंने सही किया है क्या मैंने सही किया है क्या? से क्यों नहीं ले सकते उसको? क्या कह रहे हो? माइनस कॉस से क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि मैं कॉस को रेफरेंस ले रहा हूँ ना, कॉस की बात कर रहा हूँ मैं कॉस की बात कर रहा हूँ। अब एक कोई स्टूडेंट ऐसे भी बोल सकता है सर इस कॉस को आप एंटी क्लो की क्यों जा रहे हो? आप ऐसे भी तो जा सकते हैं ना, हम इस कॉस से यहाँ भी तो जा सकते हैं। क्या जा सकते हो ना, मना तो मैंने भी नहीं किया है। 90 और ये कितना हो गया 70, लेकिन क्लॉकवाइज जाते तो हमेशा कैसा होता है नेगेटिव, तो इसका आंसर ये भी तो बन कर सकता है कॉस ओमेगा टी माइनस 70, ये भी बैठ सकता है। नहीं 90 और 20 कितना होता है 110, समझ रहे हो कहानी? यस और नो, यस और नो? यस सर। यस Okay. सर। चलो ठीक है, ये कन्वर्जन तुम लोग करोगे, समझोगे, एग्जाम में तुम्हारे आ सकते हैं ऐसे कन्वर्जन, छोटे छोटे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। सोच समझ के करिएगा, रिकॉर्ड कर लो इस चीजों को, आज की क्लास को रिकॉर्ड कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये। अब मैं इसी के अंदर की कहानी समझाता हूँ तुम्हारे को आगे। देखो तरीके बहुत सारे होते हैं एंगल को चेंज करने के, बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन तुम लोग को मैंने एक ही तरीका बताया जो हमेशा हर जगह काम आ जाएगा, तुम्हारा हर जगह काम आ जाएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट ये याद रखना, तुम्हें लिखा था ना मैंने, ये कॉन्सेप्ट याद रखना हमेशा, बहुत अच्छे वाले अच्छी कॉन्सेप्ट है ये। ओके कॉन्सेप्ट मैं समझाता हूँ। एक क्वेश्चन है, फेज एंगल निकालना है, सबसे मेन चीज होती है फेज एंगल निकालना मुझे। किसके बीच में? दो इक्वेशन है मेरे पास, और कौन सी इक्वेशन है ये पता होनी चाहिए आपको कि ये आपके पास टाइम डोमेन वाली है। क्या है आपके पास? ओमेगा टी प्लस 50 और दूसरी है I2 इक्वल्स टू 12 साइन ओमेगा टी माइनस 10। ओके तो अब करते हैं अपन क्वेश्चन। सबसे पहले I1 को सेट करना है। सबसे पहले तो हमारे को क्या बनाना है, इस पे तो ड्रॉ तो करें पहले हमको ये बताना है कि फेज एंगल निकालना है, और दूसरा मुझे ये बताना है कि कौन लीड कर रहा है, लीड कौन कर रहा है मुझे ये भी बताना है। ठीक है, मुझे दो चीजें बतानी है, एक तो फेज एंगल निकालना है इन दोनों वेवफॉर्म के बीच में, दोनों साइनसॉइड फॉर्म के बीच में, और दूसरे एक और चीज निकालिए, मुझे बताना है कि कौन लीड कर रहा है। तो कौन लीड कर रहा है वो तो मैं आपको बताता हूँ, ड्रॉ में करता हूँ सबसे पहले। देखो सर मैं I1 गलती कर में देता हूँ। साइन हाँ, मैं गलती कर देता हूँ तो मुझे बताया करो क्विकली। जैसे ऑफलाइन क्लास में तुम लोग अटेंड रहो ना, वैसे कि वैसे और इसमें ऑनलाइन में भी रहा करो, मुझसे भी गलती हो जाती है। माइनस टेन कोस, मतलब माइनस का कोस ये है, और 10 कहाँ गया, कहीं भी मान लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है? ओमेगा टी प्लस 50, टी प्लस 50 है, प्लस मतलब कहाँ जाएंगे, एंटी क्लॉक है क्लॉक? प्लीज आंसर मी। एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक, इट मीन दैट यू जाएंगे, तो ये लगा दिया हमने एंटी क्लॉक। दिस इज योर I1, ये गए आप एंटी क्लॉक I1। ओके एक और चीज I2 है, I2 सेट करो पहले। I2 सेट करना है, मतलब 12 साइन ओमेगा टी माइनस 10। सर 12 है पॉजिटिव का, मतलब ये आ गया माइनस 10, माइनस जा रहा है मतलब सर एंटी क्लॉक जाना है। सर एंटी क्लॉक जाएंगे या क्लॉक जाएंगे? क्लॉक। एंटी क्लॉक, बिकॉज यहाँ माइनस है, और माइनस कब होता है? जब अपन क्लॉकवाइज में जाते हैं। तो मैं यहाँ लगाऊंगा, ये हो गया मेरा 10 और ये हो गया। सर आपने इसको बड़ा क्यों बनाया? यार मैं छोटा ही बना सकता हूँ, लेकिन मैंने बड़ा क्यों बनाया ना, वो अभी तो मैं समझाता हूँ। मेरा केस हो गया, दोनों समझा दी मैंने ये चीज। अब बात आती है कि सर इन दोनों के बीच में फेज एंगल बताओ, इन दोनों के बीच में फेज एंगल बताओ। तो मैं बता सकता हूँ फेज एंगल, तो आपको बिल्कुल समझा सकता हूँ, लेकिन हमेशा फेज एंगल क्या होता है, लीडिंग कंडीशन में होता है। और लीड कैसे करते हैं अपन, कौन सी डायरेक्शन में देखते हुए लीड करते हैं? एंटी क्लॉक। लीडिंग क्या होता है? लीड करना होता है। और कैसे देखेंगे हम लीड? हमेशा एंटी क्लॉक के अंदर। तो सबसे पहले कौन आ रहा है? यहां से ही तो जाएंगे एंटी क्लॉक, तो यहां जा रहे हैं, तो ये जा रहे हैं एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक तो जा रहे हैं, एंटी क्लॉक जा रहे हैं, तो कौन पहले आ रहा है? कौन पहले आगे? आगे कौन है एंटी क्लॉक में?
I2. I2. So it means that I2 lead I1 by कितने एंगल से? कितने एंगल से लीड कर रहा है? 30. 50 ये गया, 10 ये गया, 60, 30 एंगल से। ये 40 नहीं आएगा, 30 आएगा। बचा हुआ एंगल चेक करना है, दोनों को माइनस नहीं करना है। 50 में से ये गया तो कितना हो गया? ये 50 था, ये 10 था। I2 leads I1 by 30. क्लियर? सर जो ग्राफ वाला कंसेप्ट था ना, जिसमें जो पीछे से आता है वो लीड करता है, तो उस हिसाब से तो I1 को लीड करना चाहिए ना। अच्छा, मैं वापस बताऊं, क्या बोले आपने? वापस बोलो एक बार। सर जो ग्राफ वाला कंसेप्ट पढ़ाया था ना कल आपने, जिसके अंदर हमने सीखा था कि जो पीछे से आ रहा है वो लीड करता है। पीछे से कहाँ रहा? मैंने एक ही चीज बताई थी आपको, एंटी क्लॉक में देखना है, हमारे को लीड करना है। एंटी क्लॉक मैंने लीड तो कल समझाया नहीं आपको। लीड तो समझाया नहीं था मैंने। ग्राफ वाले में ग्राफ या अच्छा वो वाले कॉन्सेप्ट, या उसमें थोड़ा अलग रहता है। उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग रहता है, उसका कॉन्सेप्ट अलग है, उसमें और इसमें फर्क है। रिप्रेजेंटेशन में फर्क होता है उसका। उसमें मैंने ये बताया था कि जब पीछे से आ रहा है, ये 5 एंगल लेता हुआ आ रहा है, तो ये हमेशा क्या है? लीडिंग कंडीशन में दिख रहा है, और ये क्या है हमारे का? लैग कंडीशन में। यहाँ पे तो इस तरीके से समझते हैं, और इस वाले केस में इस तरीके से। थोड़ा सा डिफरेंस होता है समझने का। दोनों में ऐसे सेम सिमिलरिटी नहीं रखते हैं, थोड़ा सा समझने का फर्क है। ये समझ में आया या नहीं? हाँ सर। अब मैं एक केस बोल दूं आपको कि I1 कितना लैग करता है I2 से, तो क्या आंसर आएगा? कितना करता है? 30। बस समझ गए? कोई घुमा के ये मत कर देना, कोई घुमा के ये कर दे तो इतना लेट करता है। आंसर तो वही आएगा आने में तो। करोगे तो आंसर तो वही आएगा। अगर कोई इतना भी करेगा ना तो भी आंसर तो वही आएगा। 30 कम कर दो, 330, तो आंसर तो वही आएगा, लेकिन समझने की चीजें ये। क्लियर है? आगे चल सकता हूं मैं? एक और क्वेश्चन समझाता हूँ यहाँ के। क्या कह रहे हो? रुकूं? हाँ बिल्कुल रुकूंगा मैं, आपको समझाना मेरा काम है, बिल्कुल रुकूंगा मैं। एक क्वेश्चन और करेंगे हम इसका, फिर उसके आगे चलेंगे। आपको वो आता है क्या, रेक्टेंगल को पोलर में चेंज करना, पोलर को रेक्टेंगल में चेंज करना? ये सर थोड़ा बहुत आता है। ठीक है, ओके, रब कर दूं मैं? यस सर। गाइस कॉपी पेन लेके बैठना। आज कॉपी पेन लेके नहीं बैठोगे तो ये कॉन्सेप्ट नहीं आया तो पूरी 3rd यूनिट बर्बाद है तुम्हारी। मैं तुम्हारा बेस मजबूत कर रहा हूँ, क्वेश्चंस तो अभी बाद में आएंगे। ओके, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम क्विकली। V1 की वैल्यू ले लेते हैं -4 sin 377t plus 65। V2 equals to 5 cos 377t minus 65। ये दो है आपके पास, ठीक है? समझ में आ रहा है? ये दो है। अभी हमारे को उसको ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ करना है बहुत सिंपल है। मैं क्विकली बहुत जल्दी करूंगा इसको। सबसे पहले आपको समझ में आ जाना चाहिए, आप साइन है, ये कोस है। हमेशा यहाँ कोस क्यों आ रहा है, साइन क्यों आ रहा है, ये भी मैं आपको कल बताया था, इसका आंसर दिया था। बिकॉज कोस लीड करता है 90 डिग्री, दैट्स व्हाई हमने इसको ऐसे करा है। वहाँ आ रहा है साइन, साइन भी कौन सा था? माइनस का, तो माइनस का साइन यहाँ पर है, माइनस का साइन यहाँ पे है, तो माइनस का 4 ये ले लिया। प्लस का 65, एंटी क्लॉक जाऊंगा मैं, एंटी क्लॉक गया, ये कितना हो गया मेरे पास? 65 डिग्री का। ये क्या है मेरे पास? V1। दूसरा क्या है? कॉस, कॉस क्या है मेरे पास? -65, तो कॉस मेरा पॉजिटिव का ये है, और ये माइनस का 65, माइनस का 65 है, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा। अब मुझे पूछ रहा है कि मुझे बताओ कि इसके अंदर कौन लीड करता है, कौन क्या कर रहा है। तो कोई बता सकता है मुझे कौन कितना लीड कर रहा है, कौन कितना नहीं कर रहा है? कोई बता सकता है? सर V2 लीड कर रहा है।
V2 लीड कर रहा है, ये लीड कर रहा है, V2 लीड कर रहा है, बिल्कुल सही है आंसर। तो सर, V2 लीड, अच्छा वो लीड कर रहा है। सर एक सेकंड। मैंने सर आपको V2 समझाया लीड ना, कर रहा है। मैंने आपको समझाया तो ना, लीड हमेशा V2 ही लीड कर रहा एंटी क्लॉक, हमेशा एंटी क्लॉक चलना है हमारे को, हमेशा एंटी क्लॉक चलना है। तो कौन पहले आया? V2 पहले आया। हाँ सर, वेट। अब तुम ये भी बोल सकते हो ना, सर यहाँ से चलेंगे तो ये V1 आ गया ना, यहाँ से चलेंगे तो V1 आ गया ना, एंटी क्लॉक। किसी का दिमाग ऐसा भी कह सकता है कि सर यहाँ से चलेंगे तो यहाँ से चलेंगे। अरे यार एंटी क्लॉक को कोई डायरेक्शन तो होती है, कोई चीज तो लेके चलते हैं एंटी क्लॉक को। एंटी क्लॉक को यहाँ से लेके चल रहे हैं, यहीं से तो आएगा ये। अच्छा कितने एंगल से हो रहा है? ये 65 हो गया, तो बचा कितना हमारे पास? 25। ठीक है, ये 90 और ये 25, आंसर कितना आ जाएगा? 190। 140. That is my answer. हाँ 140 आंसर आ जाएगा मेरा। क्लियर है? ओके चले आगे करें। एक और चीज है, किसी के स्टूडेंट के दिमाग में भी चल रहा होगा, सर यहाँ से भी तो जा सकते थे, फिर क्या होता है? ये भी तो एंटी क्लॉक है, और सर ये भी तो यहाँ जा रहे हैं, तो ये भी तो एंटी क्लॉक है। तो अब मुझे बताओ सर सही कौन सा है? बात ये है, डाउट हो रहा है तुम्हारे को कुछ थोड़ा सा? Yes, sir. सर यहाँ से यहाँ जाते हैं तो एंगल कितना हो रहा है? ये 65, ये 90 और ये 65, राइट? तो ये कितना हो रहा है? 65 65 90 कितना हो गया? 6 6 12 30 प्लस 90, ये हो गया मेरे पास 0 2 2 20 220 इस तरफ हो रहा है, और यहाँ पे हो रहा है 140। तो उसको 360 में से माइनस करेंगे तो भी तो 120 आ जाएगा। बात है तुमको डिफरेंस तो करना आ गया, तुमको दो चीज तो करनी आ गई, लेकिन एक कॉन्सेप्ट है, तुमको ये समझ में आना चाहिए कि ये आंसर कौन लीड कर रहा है, V1 लीड कर रहा है या V2 लीड कर रहा है। सर दोनों केस में से देखो, यहाँ से स्टार्ट करोगे तो भी एंटी क्लॉक ही चल रहा हूँ मैं, यहाँ चल रहा हूँ तो ये भी एंटी क्लॉक ही चल रहा हूँ मैं, तो क्या करूँ मैं? अब हमेशा ध्यान रखना, अब हमेशा ध्यान रखना, एक चीज होती है कि एंगल पे डिपेंड करता है, एंगल पे। दोनों ही केस में आप सही भी हो, दोनों ही केस में आप सही भी हो। यहाँ पे अगर आप V2 को लीड करा रहे हो तो किससे, कितने एंगल से करा रहे हो? 140, और वहां पे V1 को लीड करा रहे हो तो किससे करा रहे हो? 220। आंसर सेम आएगा, समझ गए? आंसर सेम आएगा आपका। तो गलत आप नहीं है ना, ये कॉन्सेप्ट गलत है ना कुछ गलत है। आपसे हमेशा कभी ये नहीं पूछा था कौन लीड कर रहा है, आपसे पूछा है कितने एंगल से लीड कर रहा है। समझ रहे हैं आप क्वेश्चन मेरा जो मैं कहना चाह तो रहा सर यानी कि दोनों करेक्ट है, मतलब दोनों से 140 और correct है। 220। बिल्कुल एंगल फर्क पड़ रहा है ना। आप V1 से बात कर लो, एंटी क्लॉक चल रहे हो, यस सर। दोनों से चल लो आप। आपके ऑप्शंस आएंगे, उसमें ऑप्शंस पे देख के आपको टिक करना पड़ेगा कौन सा सही आ रहा है मेरा। अभी यहीं मैं बोल दूं कि V1 लैग कर रहा है आपका, V1 लैग कर रहा है आपका कितने एंगल से? 140 से। V1 लैग बाय V2 बाय 140। क्या कह रहे हो? सही तो क्वेश्चन के हिसाब से हो गया, लेकिन रियलिटी में कोई ना कोई तो एक लीड कर ही रहा होगा ना। ऐसे तो दोनों ही लीड करा दिया अपन ने एंगल के हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दोनों में से कोई ना कोई तो कर रहा होगा। उसके अंदर हमारे को ये समझना पड़ेगा कि एंगल बनाना पड़ेगा आपको। मैं आपको समझाऊं कैसे। अब देखो, अब समझना मेरी बात। अब देखो यहाँ से समझ जाओगे तुम, ये 0 हो गया, ठीक है, ये 0 हो गया। यहाँ से 65 बोला था मैंने, 65 कहाँ जाता है? यहाँ से 90 60 यहाँ पे हो गया मेरे पास 65, राइट? क्लियर है? और यहाँ से भी मैंने क्या बोला था? 65 65 कहाँ जाएगा मेरा? तीन के बीच में निकालना है मुझे।
आ गया समझ में? स्नेहा सर्जना किसी ने पूछा था ये, है ना? सर समझ में आ गया? कॉनिकल शेप जिसकी छोटी बन रही है या नहीं आया? हाँ सर। क्लियर? आगे चलूं? इसमें वो चीज लगा सकते हैं क्या कि जैसे जब छोटे रहता पढ़ते थे ना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट से स्टार्ट होता है हमेशा, वो 0 होता है, टर्न करके आता है तो फोर्थ क्वाड्रेंट पे 360, तो एंटी लगा क्लॉकवाइज सकते जाएंगे हो, तो गलत शुरुआत नहीं है, वहीं से गलत होनी नहीं है, चाहिए। गलत नहीं है, आप लगा सकते हो, लेकिन वो घूम फिर के आपके एंगल चेंज होते हुए आएगा और आपके पास वही आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। फिर आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। अगर आप क्वाड्रेंट के हिसाब से चलोगे ना तो यू नीड टू कैलकुलेट दिस थिंग। अपना आंसर कितना आ रहा था? क्वाड्रेंट के हिसाब से चलते ना तो आंसर वही आ जाएगा ना कि V2 लीड कर रहा है 140 डिग्री से। हाँ, आंसर आपका 210 आ रहा है। 210 कर लो या फिर उसका दूसरा चेंज करके कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा। कुछ मिस्टेक हो रखी है क्या मेरे से? कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक कर रखी है क्या हमने? 210 आएगा, वो 220 नहीं आएगा। एक सेकंड। साइन, अरे हमने एक गलती तो नहीं करी है। प्लस जा रहे हैं तो 55 था, मैंने 55 लिया है, 65 ले लिया मैंने, ठीक है? यहाँ 55 था, 65 ले लिया, आपका आंसर सही है, आ जाएगा आपका। ठीक है, आगे चलो। क्या टाइम हुआ है? 11:34। अभी हाफ एन आवर मेरे पास बचा है, क्लास में कोई कंटिन्यू करनी है। ओके, समझना, प्रैक्टिस करना, कोशिश करना, ये बहुत सही क्वेश्चन सही है। ये आपको अभी भी कई लोगों को डाउट होगा, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो समझ जाएंगे। जब आपके पास आंसर होगा और जब आपके पास कुछ क्वेश्चंस होंगे तो करोगे। आपके पास पीडीएफ पड़ी है बुक्स की, स्टैंडर्ड बुक्स की, लोकल बुक्स की, आप लोग वहाँ प्रैक्टिस करो, ड्रॉ करो बार बार। में ड्रॉ करने में क्या जाता है यार? मैं आपको एक ही बार सिखा सकता हूँ एक क्लास के अंदर, मैं आपको बार बार नहीं सिखा सकता। ओके, मैं आज आपको एक नई चीज सिखा रहा हूँ, पढ़ के आ चुके हो तुम लोग, बट मैं आपको फेजर सिखा रहा हूँ। पढ़ के आए हो क्या फर्स्ट ईयर में BEE में? BEEI क्या बोलते हैं, WEI जो भी, पढ़ के आए हो कुछ फेजर? जानते हो फेजर क्या होता है? Anyone? Do you know what is phasor? फेजर डायग्राम से जो आप वो वेव का बनाते हैं सही। तो ग्राफ भी बनाता हूँ मैं, तो फर्क क्या है फेजर में और उस नॉर्मल ग्राफ में क्या फर्क है? यस फेजर डायग्राम शो करता है उसमें कि दो कौन में कितने से कंपैरिजन लीड होता है। कर रहा है, लैग कर रहा है। नहीं, दो में कंपैरिजन वाला ठीक है। और तुम क्या बोल रहे हो सचिना? सर कौन लैग कर रहा है, कौन लीड कर रहा है, करंट ये भी सही है, वो कंपैरिजन ही हो गया। एक और इसमें डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस चाहिए मुझे। डिफरेंस इज दैट वन इज टाइम डिपेंडेंट एंड वन इज टाइम डिपेंडेंट एंड अनदर वन इज नॉट ऑन टाइम डिपेंडेंट। जो आपका ग्राफ होते हैं ना, वो होते हैं आपके दो टाइप के रेस्पॉन्स पढ़ेंगे हम इसमें। दो टाइम के आपके डोमेन पढ़ेंगे, एक होंगे टाइम डोमेन और एक हम पढ़ेंगे फेजर डोमेन। ठीक है, तो आज मैं आपको स्टार्ट करता हूँ फेजर। तो फेजर क्या है? फेजर इज द कॉम्प्लेक्स नंबर दैट रिप्रेजेंट द एम्पलीट्यूड एंड फेज ऑफ अ साइनसॉइड। मीन दैट phasor is a complex number that represent magnitude and phase angle of sinusoid. Very nice. तो इसका मतलब क्या हो गया? मेरे पास z इक्वल्स टू एक्स प्लस आइटा वाई, ये तो पता होगा सबको, पढ़ के आ चुके हो। तो मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूं z इक्वल्स टू आर फाइव। तो ये फेजर फॉर्म हो गई मेरी। ये जो होता है ना, इसे बोलते हैं फेजर डोमेन, जिसमें क्या होता है, टाइम का कोई मतलब ही नहीं होता, नो टाइम डिपेंडेंसी। ये तो हो गया आपका मैग्नीट्यूड और ये हो गया आपका एंगल। ठीक है, तो इसको मैं और भी चीजों में कन्वर्ट करना चाहता हूं। मैं इसको फेजर भी बोल सकता हूं, मैं इसको एक और चीज बोल सकता हूं, मैं इसको पोलर फॉर्म भी बोल सकता हूं। मैं इसको पोलर फॉर्म बोल सकता हूं, मैं इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म बोल सकता हूं। थोड़ी सी मैथमेटिक्स चलेगी आज। मैं इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म बोल सकता हूं, मैं इसको पोलर फॉर्म बोल सकता हूं। इस वाले को एक और होता है मेरे पास, एक और होता है, उसको मैं बोलता हूं r.e⁻j⁵। इसको बोलता हूं मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। दिस इज माई एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आर यू गेटिंग? ये तीन टाइप की फॉर्म हमें पढ़नी है। एक रेक्टेंगुलर होती है, एक पोलर होती है
और एक क्या होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये भी काम आएगी मेरी, ये भी काम आएगी मेरी, ये भी काम आएगी मेरी, तीनों काम आएगी। ठीक है, अगर मान लो मैं इसको ग्राफ अगर मैं बनाना चाहता हूं इसका फेजर का, या फिर मैं इसकी बात कर लूं, फेजर की बात कर लूं या इसकी बात करता हूं मैं एक्सपोनेंशियल की, तो मैं एक्सपोनेंशियल में क्या होता है मेरे पास दो टाइप की एक्सिस होती है, एक होती है मेरे पास रियल होती है और एक होती है मेरे पास इमेजिनरी होती है। एक होती है रियल और एक होती है इमेजिनरी फॉर्म मेरे पास। तो इसके अंदर क्या होता है मेरे पास, ये वाली तो मैं कोई वैल्यू हो गई एक्स हो गई, ये जो एंगल होता है उसको मैं फाई बोल सकता हूँ। तो इस पे मेरे पास एक तो हो गया मेरे पास रियल वाली वैल्यूज, एक हो गई मेरे पास इमेजिनरी वाली वैल्यूज, एक हो गई रियल वाली वैल्यूज, एक हो गई मेरे पास इमेजिनरी वाली वैल्यूज। और जे, ये जे है तो ये मेरे पास जे की टर्म्स होती है, जैसे 0 हो गई, जे हो गई, 2जे हो गई, 3जे हो गई, -j, -2j एंड एटसेट्रा। ये कुछ मेरे पास वैल्यूज होती है। तो सर अब हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं, आगे बताएंगे आप? बिल्कुल बताएंगे, 10 बार बताएंगे। लेकिन आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि 3 टाइप की फॉर्म होती है आपकी इक्वेशन लिखने की फेजर में हमारे पास। एक होती है आपके पास रेक्टेंगुलर, एक होती है पोलर, एक होती है एक्सपोनेंशियल। तीनों को मैंने यहाँ लिखा है, तीनों को एक बार आप रीड आउट करो और लिख लो। सबसे पहले अपन दो ही चीजों की डिस्कस करेंगे, सबसे पहले अपन दो ही चीजों को डिस्कस करेंगे और दो ही चीजों को मैं बारे में बताऊंगा आपको, रेक्टेंगुलर और पोलर। एक्सपोनेंशियल को हम जहां से डिस्कस करेंगे वहां बताता जाऊंगा आपको मैं। देखो, आपको मैंने बताया कि कोई भी एक वैल्यू हो गई, उसको हमने ऐसे लिख सकते हैं, या हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, या हम उसको यूलर फॉर्म में उसको हम लिख सकते हैं cos पाई प्लस साइन। ये तीनों सेम है आपको, हम तीनों को यूज कर सकते हैं। ये वही वाला है आपका, ये यूलर वाला है, ये जो मैंने बताया ना e⁻j⁵, इसी को कन्वर्ट करके ऐसे लिख सकते हैं। ये याद होगा आपको, यूलर कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स से पढ़े हुए हो थोड़ा बहुत, तो अगर नहीं पढ़े हुए हो तो कोई बात नहीं, हमारा को इतना सा ही काम है, इतना सा ही हमें काम में लेना है, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस। अब कुछ स्टेटमेंट्स में लिख रहा हूं, वो समझते हुए जाना। अगर आपको एडिशन करना हो या सबसेक्शन करना हो तो हमेशा आपको जो फॉर्म होनी चाहिए फेजर की, वो होनी चाहिए रेक्टेंगुलर। लिखते चलना, समझते चलना। अगर आपको एडिशन करना है या सबसेक्शन करना है तो हमेशा किसी भी फॉर्म में हो, पोलर में हो, यूलर में हो या किसी में भी हो, आपको रेक्टेंगुलर फॉर्म बनानी है। और रेक्टेंगुलर फॉर्म कौन सी होती है आपकी? x प्लस आइटा वाई। क्या आप लोग पढ़ के आए हो या नहीं है, मुझे बताओ। जब मैं पढ़ा रहा हूँ ये कुछ कुछ पढ़ के आए हो पहले? यस सर, कहाँ, कौन सी क्लास में पढ़ के आए थे? मैथ्स में या कहीं और? बीई में पढ़ा था। कुछ आता है इससे रिलेटेड या फिर सब गायब है पीछे का? कैलकुलेटर में चेंज करना आता है बस। बस चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। आज हम यहाँ पे सीखेंगे ठीक से। अगर तुमको डिफिकल्टी नहीं चाहिए तो एडिशन और सबट्रैक्शन करना है तो रेक्टेंगुलर फॉर्म। तो इसके एग्जांपल भी बता दूं, तो चलो मैं एग्जांपल भी साथ के साथ लेके चल देता हूँ तुम्हारा। अगर मैं एग्जांपल भी लेके चल लूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। यस, अगर मान लो मेरे पास दो वैल्यू लेके चल रहा हूँ मैं, वाले को साफ कर देता हूँ। मेरे पास Z1 है, वो है x1 प्लस आइटा y1, और Z2 है, वो है मेरे पास x2 प्लस आइटा y2। ठीक है, अगर मेरे को इसको रेक्टेंगुलर पोलर फॉर्म देखनी है तो मेरे पास ये होगा r1 phi1 और इसकी वैल्यू होगी r2 phi2। ठीक है, इतना तुम जानते हो, इतना मैंने अभी तुमको बताया। ये x r कैसे बनेगा, r2 कैसे बनेगा, ये सब समझाऊंगा मैं भी, थोड़ा सा वेट करें, पेशेंस रखना थोड़ा सा। एडिशन करना है तो इसका एडिशन करना है तो z इक्वल्स टू Z1 प्लस Z2 करना है, तो सिंपल सिंपल कर लेना, x1 प्लस x2 कॉमन में आ गया आइटा, y1 प्लस y2। हमेशा एडिशन और सब्सट्रैक्शन सिर्फ रेक्टेंगुलर फॉर्म का करना है, पोलर का छेड़छाड़ मत करना, नहीं हो पाएगा। अगर पोलर आ जाए तो सब पोलर को कन्वर्ट कर देंगे रेक्टेंगुलर में। क्लियर?
तो सर सेकंड चीज और समझाओ, अगर मान लो मेरे पास मल्टीप्लिकेशन आ जाए और डिवीजन आ जाए तो यार रेक्टेंगल को भूल जाना, तो हमेशा आप पोलर याद रखना। तो यू विल ऑलवेज गो फॉर द पोलर फॉर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। जब क्वेश्चन सॉल्व करने पर लगोगे तब पता नहीं कितनी बार रेक्टेंगुलर टू पोलर, पोलर टू रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर टू पोलर, पोलर टू रेक्टेंगुलर ऐसे करना पड़ेगा। तो सर कैसे करेंगे? तो यार वो देखो ना, मैंने बोला Z1 डॉट Z2, तो इसका मतलब सीधी सीधी बात R1 R2, पहले फॉर्मूला लिख दूं मैं, phi1 मल्टीप्लाई R2 phi2। तो अब देखो सिंपल सुनना, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो इसके सॉल्व करने के मेरे पास R1 और R2 को तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूंगा, बट जो एंगल्स होंगे ना उनको मैं ऐड कर दूंगा। समझ रहे हैं आप या नहीं? पढ़ी हुई चीजें हैं वैसे तो। ओके, अगर Z1 और Z2 को मेरे को डिवाइड करना है तो कर दूंगा R1 phi1 अपॉन R2 phi2। तो क्या करना होगा, R1 और R2 को तो डिवाइड कर देंगे, और जो ये phi1 है ना, phi1 में से phi2 को माइनस कर देंगे, phi2 में से phi1 नहीं, phi1 में से phi2। क्या मैं आगे चल सकता हूं? यस सर। Yes, sir. मिटाना मत सर, रुक जाओ। बिल्कुल रुक यस गया, सर। बिल्कुल रुक गया। ये 11:44 हो गए। चलो जब हो जाए तो मुझे बताना, मैं करता हूँ। नीरज तुम सीखे होंगे, इसके अलावा भी सिखाया था क्या BWI में? BWI में सिखाया था क्या इसके अलावा भी, एडिशन मल्टीप्लिकेशन के अलावा भी? सर कॉलेज बंद हो गए थे। हाय हाय, फिर तो उसके बाद तो तुम लोगों ने तो क्लास तो ऑनलाइन तो Yes, शुरू sir. करी थी। चलो कोई बात नहीं, एक दो और होते हैं वो और देखते हैं। अगर मुझे रेसिप्रोकल निकालना हो तो, जब मुझे रेसिप्रोकल निकालना हो तो क्या करेंगे, मतलब 1/Z1 निकालना हो, मैं तो इतना सा सिंपल सी बात कर रहा हूँ, तो 1/Z1 निकालना हो तो इस वाले केस में भी क्या करेंगे, ऑलवेज पोलर। पोलर मतलब 1/Z1, 1/Z1 मतलब 1/R1, और ये हो गया phi1। तो इसको सॉल्व करूंगा तो ये तो 1/R1 रहेगा और ये माइनस का phi1 हो जाएगा। ठीक है सर, एक और चीज बताओ, ये तो आपने ये बता दिया, अगर स्क्वायर रूट हो तो, ये मैथ्स में पढ़े होंगे आप लोगों ने, लेकिन अब क्या ईसी आ गया, सर्किट आ गई, तो सर्किट में मुझे हर एक चीज समझानी है आपको। अगर स्क्वायर रूट आ जाए तो क्या करेंगे सर, स्क्वायर रूट आ जाए तो मतलब क्या होता है, जेड। स्क्वायर रूट आ जाए तो भी आपको ध्यान रखना है, सिर्फ पोलर लेना है। पोलर लेना है तो सर इसका मतलब जेड आ गया, तो जेड आ गया तो सर इसमें क्या करेंगे, अब हम जेड आ गया तो कुछ नहीं कर सकते, आपको कुछ एक ही चीज करनी है, या तो कर देना जेड और एंगल में कर देना π/2। क्लियर? एक और चीज, अगर कॉम्प्लेक्स आ जाए तो, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आ जाए तो, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, जेड स्टार निकालना है मुझे, तो क्या होता है, जस्ट माइनस कर देते हैं उसमें, तो उसमें कुछ करना तो होता नहीं है। जैसे मतलब जेड की वैल्यू, Z1 की वैल्यू है, मुझे जेड स्टार निकालना है, तो क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, क्या लिख सकता हूँ प्लीज, इट्स योर मैथमेटिक्स यार।
इट्स नॉट माइन। x1 Z1 ये माइनस रहा, का आइटा होगा। x1 माइनस का आइटम होगा। क्या सर ये पोलर में कर सकते, रेक्टेंगुलर में कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, आप इसको चेंज करके ये भी कर सकते हो, पोलर में भी चेंज कर सकते हो, कोई मना ही नहीं करता इसमें। तो सर हम इसको एक और में चेंज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल इसको कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक और चीज बोलता हूँ, आप इसको यहाँ पे ये माइनस भी कर सकते हो। ये यूलर फॉर्म का समझा दिया मैंने हल्का सा। ओके, यहाँ तक तो हो गया। एक और चीज समझाता हूँ, आइटा की वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट माइनस 1 अपॉन आइटा की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस का आइटा कर लेना बस, कितना समझा रहा मुझे, बाकी तुम समझदार हो। ये माइनस आइटा मतलब यहाँ जे भी हो सकता है, 1 अपॉन जे भी हो सकता है, तो उसको क्या कर सकते हैं? माइनस का जे। ये कॉन्सेप्ट है, छोटे छोटे याद रखना है। क्या आगे चलूं मैं? चलना ही यस पड़ेगा, सर। कोई ऑप्शन तो है नहीं मेरे पास। ओके, थोड़ा सा मैं आपको और समझाता हूँ। तो मैंने आपको वो एक चीज मिस कर दी है मैंने समझाने में। हाँ, मैंने एक चीज मिस कर दी आपके लिए, थोड़ी सी चीज मिस कर दी मैंने, जो सर्जना ने बोला था, शायद सर्जना इसने जो भी थी, सर कैलकुलेटर से करना आता है, वैसे करना नहीं आता हमारे को बिल्कुल भी, है ना? और तुम लोग वेट कर रहे होंगे, सर वो तो सिखाया नहीं, पता नहीं आगे बढ़े जा रहे हो आप। कहने का मतलब ये है, मेरे पास अगर j इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई है, तो मुझे इसको रेक्टेंगुलर में है, मुझे इसको पोलर में चेंज करना है। तो पोलर में चेंज करना है, तो पोलर में मुझे चाहिए r और फाई। तो r की वैल्यू कैसे निकालेंगे सर? r की वैल्यू निकालते हैं, कैसे निकालेंगे? मतलब r क्या हो सकता है सर, कैसे निकाल सकते हैं r की वैल्यू, तो बता सकता है? याद होगा लेकिन भूल गए होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके सर, फाई कैसे निकालेंगे? फाई के लिए फॉर्मूला सिंपल है यार, tan इनवर्स b बाई ए, मतलब y अपॉन एक्स। रेक्टेंगुलर तो पोलर करना है, तो ये करना है। मैं कहाँ लिखूं इसको? रेक्टेंगुलर टू पोलर। अब मैं कहूं तुम्हारे को कि पोलर से रेक्टेंगुलर करना है, सर मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। तो मत रखो यार, फॉर्मूला तो बता रहा हूँ ना मैं तुम्हारे को, फॉर्मूला तो तुमको याद रखना पड़ेगा, मैं थोड़ी ना हूँ सॉल्व करने के लिए। तो सर पोलर के अंदर क्या कर सकते हैं? जेड की वैल्यू मेरे को दे रखी है आर और फाई, सर ये मेरे को इसको रेक्टेंगुलर में चेंज करना है, एक्स प्लस आइटा वाई में करना है। तो एक्स की वैल्यू क्या लिखूंगा सर मैं? एक्स की वैल्यू लिखोगे आप आर कॉस फाई, और वाई की वैल्यू क्या लिखोगे? आर साइन फाई। हैप्पी? क्या यहाँ तक ठीक है? यस सर। अब मुझसे मत बोलना कि सर आपने वो भी नहीं सिखाया था। मैंने ये सिखाया था तुम्हारे को, क्योंकि मेरे से मिस हो रहा था ये चीज़, लेकिन मैंने सिखा दी। तो सर अब क्या करेंगे? अब एक और नई चीज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले न्यूमेरिकल करेंगे, और क्लास का टाइम भी हो रहा है। क्लास कितने बजे है अब तुम्हारी इसके बाद? 1:30 कितने बजे? 2 बजे? 1:30 बजे। 1:30 बजे? तो मैं लंबी ले सकता हूँ क्लास तो? वैसे तो नहीं है सर, हिम्मत? सर टाइम ही नहीं मिलता सर, सुबह से क्लास ही होती हैं, बैक टू चलो बैक ठीक हैं, है, 3 क्लासेस हैं। नहीं ले रहा, नहीं ले रहा, नहीं ले रहा। कल मेरे पास 2 यस घंटे सर, क्लास है। खाना खाऊंगा सर। ओके, खाइए खाइए खाइए, कोई दिक्कत ना है, आज कर लो। एक क्वेश्चन करते हैं सॉल्व, ठीक है? एक दो क्वेश्चन तो कर ही ले। जैसे तो अब देखते हैं। कैलकुलेटर सबको करना आता है क्या? अरे ये नोट डाउन कर लिया था ना यस क्लास, सर। नोट डाउन। कैलकुलेटर सबको करना आता है कैलकुलेटर में? नहीं सर। नो नहीं आता सर। तो कैलकुलेटर लेके आ जाओ, सर कैलकुलेटर लेके बैठ जाओ। यही है सर। अरे यार अब मैं क्या करूं बताओ, ऐसे कैसे काम चलेगा? सर साइंटिफिक यही कैलकुलेटर। है, नहीं है, ओके नहीं ओके यही ओके है। ओके 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 ओके, आई डिड नॉट गेट इट। स्नेहा अग्रवाल, नहीं का मतलब? अच्छा, किसी को ब्लड दिख रहा है क्या? एक क्वेश्चन है,
बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लिखता हूँ पहले, उसके बाद में हम आगे जाएंगे। 10 प्लस J5 प्लस 340 अपॉन -3 प्लस J4। ओफ, सबसे पहले तो देखो ये रेक्टेंगुलर में है और ये किस में है, पोलर में, और ये किस में है, रेक्टेंगुलर में। तो सबसे पहले इन दोनों के बीच में क्या करना है मुझे, एडिशन। तो एडिशन क्या होता है, दोनों रेक्टेंगुलर के बीच में होता है। तो ये तो रेक्टेंगुलर है लेकिन ये नहीं है, ये नहीं है, तो मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा। तो एक बार मैं मैनुअली सॉल्व कर रहा हूँ, बाद में कैलकुलेटर सिखाता हूँ आपको। 340, तो इसको मुझे x प्लस आइटा वाई में चेंज करना है। x प्लस आइटा वाई मतलब अभी अभी बताया था मैंने, ये होता है r cos पाई। r का मतलब 3, cos मतलब 40 और y का मतलब r sin 5, 3 sin 40। बताओ भाई आंसर क्या आएगा, बेटा कैलकुलेटर करके बताओ, मुझे नहीं पता इसकी cos 40 की वैल्यू क्या आती है। अरे नवाबू बताओ तो सही, कैलकुलेटर में ये तो cos 40 बता दो। 3 cos 40 2.2981 क्या ये 2.2981 प्लस आयटा इसकी 3 sin 40 की 1.928 1.928। ओके, यहाँ पे लिख दी मैंने 2.2981 प्लस ये आइटम नहीं, जे ही मान लो इसको, जे 1.928। अब देखो रेक्टेंगुलर में बहुत सिंपल होता है, ये दोनों क्या है कि रियल वैल्यूज, तो इन दोनों को एक साथ ऐड कर दो, और ये दोनों आपकी कैसी है, इमेजिनरी वैल्यूज, ये दोनों को एक साथ ऐड कर दो। तो 10 और ये कितना हो गया 12.2981, और ये J5 प्लस दिस तो J 6.928 डिवाइड बाय -3/6 J4, ये हो गया। अब भाई लोगों देखो बात वापस सुन लो कि इसके अंदर अभी आ गया डिवीजन, तो रेक्टेंगुलर में सर डिवीजन कर सकते हैं क्या, अरे नहीं होता यार, नहीं कर सकते। आपको इन दोनों को पोलर में चेंज करना पड़ेगा। तो सर पोलर में चेंज करना पड़ेगा, ओके सर ठीक है, इसका पोलर में चेंज करना है तो r इक्वल टू क्या होता है इसका, देखो ऊपर वाले को यहाँ पे से कर लेते हैं, मैं एक बार मैनुअली कर रहा हूँ बस एक बार, इसके बाद मैनुअली नहीं करूँगा। 12.2981 प्लस J 6.928, इसको मुझे पोलर में चेंज करना है। पोलर में चेंज करना है मुझे क्या चाहिए, r और phi। r की वैल्यू क्या होती है, √x² प्लस y², और phi की वैल्यू क्या होती है, tan इनवर्स y अपॉन x। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जल्दी से कैलकुलेटर सॉल्व करके बताओ मुझे। 12. r की टाइप करो, टाइप माइक मत ऑन करो, टाइप करो मुझे, r की वैल्यू बताओ और इधर phi की वैल्यू बताओ। r की वैल्यू बताओ, phi की वैल्यू बताओ। तनिष्क चतुर्वेदी, r की वैल्यू 2.298। तनिष्क सही है, ये किसकी वैल्यू बताइए आपके, r की या किसकी? क्या गाइस आप लोग सो रहे हो क्या, जल्दी टाइप करो, हमारे पास टाइम नहीं है, आपकी क्लास में फ्री कर। ये r की वैल्यू है, ठीक है, r की वैल्यू कितनी है 2.298। पुरानी वाली है सर, पुरानी वाली वैल्यू है। ठीक है, जल्दी बताओ, सॉल्व करो यार, मुझसे आगे चलो, एक स्टेप आगे चलो मुझसे आप। यार कमाल करते हो, मैं कैलकुलेट करके निकाला 2.4, तो एंगल आ गया आपका, ठीक है 29.4 तो एंगल है, और r है 14.10। गुड, नीचे वाले का निकालो जल्दी से, 14.10, ठीक है, नीचे वाले का निकालो, सेम टू सेम। r जो आएगा नीचे वाले का वो होगा आपका -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और जो phi होगा वो होगा tan इनवर्स 4/-3।
5 क्या आ रहा है? ये ठीक है। R की वैल्यू 5 और एंगल की वैल्यू एंगल 53.15. Okay, so now you can see these two are in dividation form and polar form. So ठीक है, 14.10 को डिवाइड कर दो 5 से और 29.4 को डिवाइड माइनस कर दो 53.15 से। बस जल्दी बताओ इसका आंसर कितना आ रहा होगा? ये तो मैं कर देता हूँ। 2.82 2.82 और ये कितना आ रहा है माइनस का? माइनस का 23.75 कोई बोल देगा जो टाइप कर दिया जिसको इजी हो बोल दिया करो, मेरे को देखा नहीं। तो ये आपका आंसर है। हमेशा आंसर दोनों फॉर्म में निकाल के छोड़ना, हमेशा आंसर दोनों फॉर्म में। जैसे ये आपके पोलर है ना, इसको लास्ट वाले आंसर को कन्वर्ट कर देना रेक्टेंगुलर में भी। अब तुम सोच रहे होंगे जिसको ये समझ में आ गया वो तो ठीक है। ओके क्लास, सर्जना एंड ऑल जिसने मुझसे पूछा था, समझ में आया ये मैनुअली वाला? यस सर। आगे कोई डाउट होगा इसमें कभी? होगा सर एंगल नेगेटिव आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, एंगल नेगेटिव आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होती, आ सकता है। अब देखो इसको ये नहीं करना है आपको, ये हमेशा याद रखना है, ऐसा नहीं करना है इसको क्वेश्चन को, ये याद रखना है तुम्हें। कैलकुलेटर लेके बैठ जाओ सब लोग, जो बोल रहा हूँ वो करना है, जो बोल रहा हूँ वो करना है हमें। सबसे मेन चीज कैलकुलेटर खोल के बैठ जाना, इसको रेक्टेंगुलर में चेंज करना है, ठीक है? तो आप लोग के रेक्टेंगुलर में देखो ऊपर की तरफ फर्स्ट लाइन के अंदर आपके पास ऊपर तो पोलर लिखा हुआ है और उसके बैक साइड पर रेक्टेंगुलर लिखा हुआ है, तो शिफ्ट दबा के रेक्टेंगुलर लिखो। करा, शिफ्ट दबा के रेक्टेंगुलर आ गया ऊपर लिखा हुआ स्क्रीन पे। अब शिफ्ट दबा के रेक्टेंगुलर आ गया तो उसमें ब्रैकेट आ रहा होगा, ब्रैकेट के बाद में आप पहले उसके अंदर लिखो, देखो मैं स्टेप लिख रहा हूँ यहाँ पे, मेरे पास कैलकुलेटर भी नहीं है, ओके मेरे पास होने में तो हो सकता है, देखता हूँ मैं एक बार। तो सबसे पहले क्या करना है, शिफ्ट दबा के आपने रेक्टेंगुलर लिखा था, रेक्टेंगुलर ऐसे लिखा होगा, रेक्टेंगुलर और ब्रैकेट आ रहा होगा, आ रहा है सबके? यस सर। यहाँ पर अब देखो रेक्टेंगुलर में चेंज करना है तो रेक्टेंगुलर लिखाना चाहिए, अगर पोलर में चेंज करना है तो पोलर लिखाना चाहिए, कंफ्यूज मत होना। मुझे पोलर को रेक्टेंगुलर करना है तो रेक्टेंगुलर में आगे लिखा हुआ रेक्टेंगुलर, सबसे पहले क्या लिखना है, ये 3। अगर यहाँ -3 होता तो -3 लिख देते भैया, पहली बात बता रहा हूँ, -3 होता तो -3 लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है। फिर लगाओ कोमा, फिर लगा दो कोमा, फिर लगाओ एंगल की वैल्यू, अगर यहाँ पे माइनस होता तो माइनस लिख दो, लेकिन यहाँ तो मेरे पास पॉजिटिव का 40 है तो 40 लिख दो और कर दो ब्रैकेट बंद। कर दिया? और लगा दो इक्वल का साइन, मतलब इक्वल का साइन नहीं लगाना है, इक्वल दबा दो। कितना आंसर आ रहा है? सर 2.2981 2.2981, ठीक है, कंटिन्यू करना। अब जो बता रहा हूं देखो, रेक्टेंगुलर लिख लिया, रेक्टेंगुलर फॉर्म के लिए जे भी लगा देना आप पहले। अब क्या करना है, आपके पास लेफ्ट हैंड के अंदर ऊपर से चाहे 4th या 5th नंबर की होगी जिसमें लिखा हुआ है RCL, दिख रहा है? यस सर। RCL दबाओ और उसके बाद में tan थीटा दबा दो। कितनी आई वैल्यू? सर 1.928 1.928, वही सेम पुरानी वाली वैल्यू हो रही है। ठीक है, डिवाइड बाय -3 प्लस J4। अगर मैं इसको एक बार सॉल्व कर लेता हूँ तो पोलर में भी चेंज करने सिखाता हूँ तुम्हारे को। 12.298 प्लस J 6.928 डिवाइड बाय -3 प्लस J4।
ओके यार, इससे ज़्यादा तो मैं तुम्हारे ऑनलाइन में कैसे समझा सकता हूँ, फिजिकल होता तो मैं समझा सकता था, मैं कैलकुलेटर ले आऊँगा तब भी समझ में नहीं आएगा तुम्हारे। अब देखो ये किस में है, रेक्टेंगुलर, हमको किस में करना है, पोलर में। पोलर में करना है तो देखो भाई वही चीज वापस कैंसिल कर दो, जीरो पे आ जाओ। जीरो पे आ जाओगे तो स्क्रीन पे आपको वहां पे ऊपर ही थर्ड नंबर पे आपको पोलर दिख रहा होगा, पोल लिखा हुआ, POL जो भी है, POL लिख रहा होगा, वही ब्रैकेट लगाओ। ब्रैकेट लगाने के बाद 12.298 लगाओ, फिर कॉमा लगाओ, 6.928 लिखाओ, ब्रैकेट क्लोज करो और इक्वल का साइन दबा दो। एक और चीज सुनना, यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ भी माइनस लगा दोगे। यहाँ पे अगर ये ऐसा सीन होता, ये माइनस होता तो आप है ना यहाँ -6 पॉइंट लिखते, ना कि यहाँ पे 6 पॉइंट। समझ लें इस चीज को, यहाँ -6 पॉइंट मतलब यहाँ माइनस लिखना है। फिर इसमें क्या आ रही है इसकी वैल्यू, 14.115। 14.11 अब देखो इक्वल दबाने के बाद वही चीज करनी है, RCL दबाओ और उसके बाद 10 दबा दो, एंगल का साइन लिखो, क्या आई वैल्यू 29.39। 29.39 या जो भी आ रहा है। बुक्स में इसको वैल्यू को लिख सकते हैं 30, ध्यान रखना, इसको तो 14.11 लिखेंगे। तो वो एस्टिमेशन जानते हैं, वो एस्टिमेशन में फर्क देख लेना आप लोग। क्लियर? क्या मैं आज की क्लास को यहीं रोक सकता हूँ? Yes, sir. होप सो आपको कुछ चीजें समझ में आई हों।